हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। चैप्टर 10 आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 की ज्योग्राफी की बुक का यूपीएससी आरटी की बुक है और आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी आपकी मदद करेगी आपके उन प्रश्नों को हल करने में। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें। एससीईआरटी की बुक्स को, इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलेगा इन बुक्स के ज़रिए। तो चैप्टर 10 है प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन 2। और जो भाग 1 था प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन भाग 1, उसमें हमने उष्ण और शीतोष्ण घास के मैदानों के बारे में पढ़ा। और आज इस चैप्टर में हम मानसूनी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानसूनी प्रदेश क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानसूनी जलवायु की। हमारे भारत में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मौसमी पवनों द्वारा जहाँ जहाँ वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। यहाँ मौसम परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण और नम तथा शीतकाल ठंडा और शुष्क होता है। यह प्रदेश संसार में दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग और पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भाग में पाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के पर ये पाए जाते हैं दोनों ओर। तो ये जो ग्रीन पार्ट आप देख सकते हैं, भारत का काफ़ी सारा एरिया मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है और ये जितना भी आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं वो सभी मानसूनी प्रदेश हैं। तो चलिए लर्नर्स, आप सी टेट, यूपी टेट या स्टेट टेट, रीट, केबीएस, DSSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और साथ में लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, एक्सहॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, फ्री टेस्ट सीरीज एंड वीकली फ्री मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लस पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और इस समय 80% का प्राइस ड्रॉप हुआ है अनअकैडमी का, तो 80% डिस्काउंट के साथ आप सी टेट, यूपी टेट और स्टेट टेट का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी टेट हैं, सी टेट है, यूपी टेट है, रीट है या कोई स्टेट टेट है, वो सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में पढ़ने को मिलेंगी। आपको हर एक बैच के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए बार बार सब्सक्राइब नहीं करना होगा। तो 6 मंथ्स का जो कोर्स है न्यू प्राइस के साथ 699 और 12 मंथ्स का 899 है विद मॉक टेस्ट, और इसके साथ 10% का डिस्काउंट आपको और मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट यूज़ करते हैं तो। DSSSB, सुपर टेट, KBS, NBS, APS, इनमें से किसी की भी तैयारी आप कर रहे हैं या सभी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप इस सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर भी 10% का डिस्काउंट मिलता है प्रतीक्षा टेट यूज़ करने पर। DSSSB PRT 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स आया है जो कि 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप PRT की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका सब्सक्रिप्शन लेकर DSSSB, सुपर टेट, KBS, NBS सभी एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। शिखर, अ कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीट लेवल 1 और लेवल 2 भी चालू हो रहा है और इसकी तैयारी 26 जून से आपको करवाई जाएगी। सभी टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको हेल्प करेंगे आपके रीट एग्ज़ाम को क्लियर करने में। 80% डिस्काउंट मिल रहा है प्राइस पर और ये सारे कोर्सेज जो चाहे यूपी टेट का हो, सी टेट का हो या रीट का हो, सभी एक ही सब्सक्रिप्शन में, एक ही बैच में आपको मिलने वाले हैं। अलग से सभी के लिए 699 या 899 नहीं देने हैं, बस एक बार देना है, ठीक है। और इस पर भी 10% का डिस्काउंट है। क्या यूज़ करना है? प्रतीक्षा टेट। तो use my referral code to unlock free live classes, tests, quizzes and get 10% off on plus subscription। और मेरी लाइव क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। बस
अनलॉक कोड यूज़ करना है जो कि है प्रतीक्षा टेट। अभी के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर जाके क्लिक करके एनरोल ज़रूर करवाएं। इसकी जलवायु कैसी होती है ये जानते हैं। इस प्रदेश में ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक ठंड पड़ती है। वार्षिक तापमान 7 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। तापांतर पर सागर से दूरी व वर्षा की मात्रा का प्रभाव अधिक रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 25 से 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। तो 25 सेंटीमीटर होगा जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, और 250 सेंटीमीटर वह एरिया होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जैसे हमारा मेघालय। मानसूनी प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती तथा पर्वतीय प्रकार की होती है। कुछ वर्षा संवहनी प्रकार की भी होती है। इन प्रदेशों में 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर और शेष 6 महीने में स्थल से सागर की ओर चला करती हैं। तो जो चीज़ें सागर से स्थल की तरफ आ रही हैं, तो वो जो बादल आते हैं साथ में वो पानी भरकर लाते हैं सागर से, और वो आके बरस जाते हैं। और जब स्थल से सागर की ओर जाता है तब यहाँ से तो पानी बादल भर के लेके नहीं जाते, तो तब इस साइड सूखा रहता है। तो यहाँ 3 मौसम होते हैं, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल और शीतकाल। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं द्वारा होता है। तो आपने फैक्ट समझा क्यों होता है? क्यों जब भी समुद्र से की ओर से हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं के साथ साथ वहाँ के बादल भी आते हैं, और बादल में होता है बहुत सारा पानी जो कि वो समुद्र से वाष्प के रूप में वो बादलों में इकट्ठा हो चुका होता है। तो वो बादल भी साथ साथ आते हैं, और जब वो साथ साथ स्थल की तरफ आते हैं तो वो वहाँ पर बरस जाते हैं। तो इस वजह से वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं द्वारा यहाँ पर वर्षा अधिक होगी। भारत के उत्तरी भाग में मई जून माह में गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको क्या कहा जाता है? लू कहते हैं। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियों में बहुधा बाढ़ आती है। इन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा, वितरण और समय आदि की अनिश्चितता पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति कैसी होती है? यहाँ विविध प्रकार की वनस्पतियाँ जैसे सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ आदि पाई जाती हैं। तो जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती होगी वहाँ सदाबहार वन पाए जाते होंगे, और जहाँ पर वर्षा कम होती होगी वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती होंगी। इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियों का अनुमान आप भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर लगा सकते हैं। यहाँ सागौन, साखू, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में हाथी, गेंडा जैसे विशाल शाकाहारी पशु से लेकर पालतू जानवर भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पाए जाते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली अनेक चिड़ियाँ इस प्रदेश में प्रवास करती हैं। तो साइबेरिया से यानी कि साइबेरिया, रूस जैसे इलाकों से वहाँ से प्रवासी पक्षी आते हैं। एक पक्षी है क्रेन, साइबेरियन क्रेन। तो वो हमारे भारत में सर्दियों के मौसम में आता है, और भरतपुर राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, वहाँ पर है केवलादेव घना पक्षी उद्यान। तो वहाँ पर ये निवास करते हैं, वहाँ पर ये प्रवास करते हैं, और इसीलिए इनको प्रवासी पक्षी कहा जाता है क्योंकि ये दूर देश से आते हैं। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी मिलते हैं। मानसूनी प्रदेश की मुख्य बातें क्या हैं? केवल वर्षा काल की लघु अवधि में वर्षा, लंबे समय तक उच्च तापमान, लघु अवधि का शरद काल, पतझड़, वनस्पतियों का विस्तार, उपजाऊ मिट्टी का आवरण, अधिक जनसंख्या का घनत्व आदि इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानसूनी प्रदेश विश्व का एक ऐसा प्रदेश है जहां लगभग सभी परिवेश की जलवायु, जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह प्रदेश भूमध्य रेखीय प्रदेश और उष्ण घास प्रदेश का औसत स्वरूप है। मानव जीवन कैसा होता है मानसूनी प्रदेशों का? यह प्रदेश संसार में अपनी कृषि उपजों, वन संपदा, उद्योग धंधों, प्राचीन सभ्यता और सघन जनसंख्या के लिए
प्रसिद्ध होता है और यही कारण है कि सिंधु गंगा के मैदान में प्राचीन सभ्यता का जन्म हुआ। और इसके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है और जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण इस प्रदेश के वन काटे जा रहे हैं तथा उन्हें कृषि योग्य भूमि में बदलकर खेती की जा रही है। तो यहाँ काफ़ी खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेश संसार के कृषि प्रदेशों में प्रमुख हैं। इस प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। कहवा, गन्ना, जूट, चावल एवं कपास मानसूनी प्रदेशों में होता है और इस प्रदेश में तंबाकू, जौ, गेहूं, चना आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। तो विश्व की लगभग 30% जनसंख्या यहाँ मानसूनी प्रदेश में निवास करती है और इस प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो अधिक है। इस प्रदेश के कराची, मुंबई, कोलकाता, यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि प्रमुख नगर हैं। पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश, आपने इंग्लैंड देश के बारे में सुना होगा। हमें 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के शासन से आज़ादी मिली थी। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है और इसे एक ठंडी जलवायु वाले देश के रूप में जाना जाता है। ऐसे प्रदेश को पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश कहते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर पाया जाता है। इस प्रदेश में उत्तर पश्चिम यूरोप के अतिरिक्त कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, दक्षिण अमेरिका में चिली का दक्षिण भाग और न्यूजीलैंड का दक्षिण भाग शामिल है। जलवायु कैसी होती है? हम बात कर रहे हैं पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेशों की। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो हमने बात करी थी वो मानसूनी प्रदेशों की थी। अब यहाँ पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश की बात हो रही है। जलवायु कैसी है? यह प्रदेश भर पर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है और इसीलिए यहाँ साल भर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती रहती है। वर्षा की मात्रा ग्रीष्म काल की तुलना में शीतकाल में अधिक होती है। प्राकृतिक वनस्पति कैसी होती है? यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शीतकाल में पत्तियां गिरा देते हैं और इस प्रकार वे शीत और हिमपात से अपनी रक्षा करते हैं। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही वृक्ष पुनः हरे भरे हो जाते हैं। इनमें ओक, एल्म, बर्च, बीच, पोपलर, हॉर्नबीन जैसे पर्णपाती वृक्ष महत्वपूर्ण हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, कौन से प्रकार के वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं शीतकाल में? तो ये पर्णपाती वृक्ष होते हैं। पहाड़ी ढालों और उत्तरी भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष होते हैं जैसे क्रिसमस ट्री होता है वैसे ही, तो वो थोड़े शंकु आकार में होते हैं, ऊपर से कोन टाइप में होते हैं। इन वनों में रेडवुड, लिंडेन, फर, स्प्रूस, सिडार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया आदि यहाँ पाए जाने वाले सामान्य जीव जंतु हैं। मानव गतिविधियाँ, यह आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश है। यहाँ कृषि और उद्योग धंधे विकसित अवस्था में हैं। बड़े पैमाने पर पर्णपाती वनों को साफ कर विस्तृत और गहन कृषि की जा रही है। गेहूं, जौ, आलू, चुकंदर यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उनकी मांग को पूरा करने के लिए फलों और सब्जियों की व्यापारिक बागवानी कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है और यहाँ से ऊन और भेड़ के मांस का निर्यात किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट है चीन तुल्य प्रदेश। आप महाद्वीप के पश्चिमी भागों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भागों में स्थित प्रदेश की क्या विशेषताएं होगी। तो ये हम बात कर रहे हैं चीन तुल्य प्रदेश की। इन प्रदेशों को चीन देश के नाम पर चीन तुल्य प्रदेश कहा जाता है। तो ये पिंक एरिया आप देख रहे हैं, तो ये सारे चीन तुल्य प्रदेश हैं।
इस प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और इस प्रदेश के मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग शामिल है। तो दक्षिण पूर्वी ही पार्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग। तो ये सभी का दक्षिण पूर्वी भाग चीन तुल्य प्रदेश में आता है और यहाँ पर शीतकाल शुष्क रहता है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मैदानी भागों में पर्णपाती और सदाबहार वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। इन वनों में जैतून, चीड़ और यूकलिप्टस जैसे मूल्यवान वृक्ष सामान्य रूप से पाए जाते हैं। चावल यहाँ की मुख्य फसल है और सिंचित क्षेत्रों में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 45 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। कहीं कहीं इसका विस्तार 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है और इसी प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी भाग, चीन का उत्तरी भाग, कोरिया तथा जापान का उत्तरी भाग शामिल है। जलवायु साल भर वर्षा होती है परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर होता है। प्राकृतिक वनस्पति इस प्रदेश के आर्द्र तटवर्ती भागों में कोड़धारी वन तथा आंतरिक भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिणी भागों में मिश्रित कोड़धारी और एवं पर्णपाती वन मिलते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक आदि हैं। इस प्रदेश के अधिकांश घास के मैदानों को साफ कर वसंतकालीन गेहूं की विस्तृत कृषि की जा रही है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी, लुगदी और कागज उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास किया हुआ है। इस प्राकृतिक प्रदेश में बड़ी जनसंख्या में विशाल औद्योगिक नगर स्थित हैं और आप इस प्रदेश में स्थित प्रमुख नगरों को एटलस पर देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये आज का हमारा जो चैप्टर था मानसूनी पवने, मानसूनी प्रदेश, जिसके बारे में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता तो आप कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सही जोड़े बनाने को आपको दिया है। कराची, यांगून, काठमांडू, ढाका और जकार्ता, ये कहाँ कहाँ पर हैं ये ज़रूर ध्यान रखिए। कुछ पॉइंट थे जो याद रखने वाले थे, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 1-2 बार आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लें। तो 2-3 पॉइंट हैं जो ध्यान रखने लायक हैं, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो लेकिन पढ़ना सब कुछ है, कुछ भी पूछा जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगा। अगर बुक में दे रखा है तो आ सकता है और 1-2 बार पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो और भी चीज़ें पक्की हो जाएंगी। तो मैं आपको लाइव पढ़ाती हूँ अनअकैडमी पर। आप मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके एनरोल कर लीजिए जिससे कि आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। हिंदी, ईवीएस और एसएसटी 3 सब्जेक्ट्स की मैं तैयारी करवा रही हूँ। तो आप इन तैयारियों को, इन क्वेश्चंस को आप अपने एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण समझ सकते हैं और लाइव क्लास ज्वाइन करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अनलॉक कोड लिखना है प्रतीक्षा टेट और लिखकर आप फ्री ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं हमारी लाइव क्लास में, लाइव और नेक्स्ट वीडियो में अनलाइव। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।